चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज यू नो दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। उसकी एम्ब्रियोलॉजी हमने खत्म की थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मोस्टली इसकी फिजियोलॉजी है, लेकिन जितने भी ग्लैंड्स हैं, जब वो ग्लैंड्स हम स्टार्ट करेंगे उनकी थोड़ी थोड़ी एनाटॉमी में बताता जाऊंगा। बट आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाईली रिकमेंड कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो डायरेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम ना पढ़ें। सबसे पहले आपने इम्यूनोलॉजी करनी है, देन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ें, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, देन सीबीएस करें, देन नर्वस सिस्टम करें। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर आप पिछले छोड़ के एंडो पे आएंगे तो फिर आपको जरा डिफिकल्ट लगेगा, स्पेशली न्यूरो। न्यूरो छोड़ के एंडो पे नहीं आना, क्योंकि इसमें टर्म्स यूज होती हैं तो वो, अगर जिसने न्यूरो पढ़ी हुई है तो उसको मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, बार बार मैं बेसिक कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा। ये न्यूरो में मैंने बहुत दफा समझाया है बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक कंसेप्ट पे बैठा रहूं तो फिर तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। चलें देखिए, टुडेज अवर टॉपिक इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो एक्सेस होता है हमारा, हार्मोन्स भी आप इसको कह सकते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्योंकि हम वेर टॉकिंग अबाउट हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी, तो सबसे पहले हम एनाटॉमी देखते हैं कि हाइपोथैलेमस की एनाटॉमी क्या है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एनाटॉमी क्या है। देन आफ्टर दैट हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी जो एक्सेस है उसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, मैं फिर वही बात कहूंगा, जिसने न्यूरो की हुई है उसको पता है हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस वेंट्रल पार्ट है डायंसेफ्लॉन का। आपको पता है डायंसेफ्लॉन में आपका सबथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल, ये वाली चीजें आती हैं। तो ये उसका वेंट्रल पार्ट है, मतलब उसके अंटीरियर साइड पे पड़ा होता है, आपके ब्रेन के अंटीरियर साइड पर। और ये सिचुएटेड होता है अंटीरियर एंड लिटिल बिट इंफीरियर टू थैलेमस। देखिए, यहाँ पे आपका थैलेमस होता है, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये इस तरह पड़ा होता है। हाइपोथैलेमस उससे एंटीरियर पड़ा होता है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड। तो ये थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस उससे एंटीरियर पड़ा होता है, और लिटिल बिट क्या पड़ा होता है, इंफीरियर यानी नीचे की तरफ पड़ा होता है। ये बात वो कर रहे हैं। और ये डायंसेफ्लॉन का पार्ट है, उसका वेंट्रल पार्ट है। हाइपोथैलेमस के अंदर हमने बहुत सारे न्यूक्लियस पढ़े थे, लेकिन वो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा है कि ये बहुत सारे न्यूक्लियस का बना होता है। जैसे लैटरल न्यूक्लियस होता है इसका, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है इसका, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, आर्कुएट न्यूक्लियस होता है, और प्री ऑप्टिक, ये सारे न्यूक्लियस होते हैं आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। तो ये सिंपल सा है कि हाइपोथैलेमस की एनाटॉमी क्या है, कि हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में पड़ा होता है। डायंसेफ्लॉन का ये पार्ट है, उसका वेंट्रल पार्ट है, यानी एंटीरियर साइड में पड़ा होता है। तो एंटीरियर साइड पे तो फिर ये थैलेमस के एंटीरियर साइड में पड़ा होता है, उससे इंटीरियर पड़ा होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये मैंने जितने भी न्यूक्लियस थे सबके फंक्शन पढ़ाए थे आपको जब मैंने न्यूरो पढ़ाई थी। तो उसमें से उसने एग्जांपल दे दिया कि ये वाले न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वाले न्यूक्लियस इधर काम आएंगे हमारे, इसलिए उसने इनकी एग्जांपल यहाँ पे दे दी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब मैंने आपको न्यूरोलॉजी पढ़ाई थी उधर भी मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन इधर फिर दोबारा उसकी देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, उसकी एनाटॉमी देखें जरा। उसकी इधर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हेपोफाइसिस, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसका सेकंड नाम है हेपोफाइसिस, ठीक है। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि ये ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये आपके जो देखें, आपका होता है ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इधर आपके स्कल के, ये अंटीरियर क्रेनियल फोसा, फिर होता है मिडल क्रेनियल फोसा, फिर होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये होता है मिडल क्रेनियल फोसा में, मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है, इसमें होता है। अब आपको पता है कि मिडल क्रेनियल फोसा में एक बोन होती है, दैट इज कॉल्ड स्फेनाइड बोन। तो ये इधर एक होती है बोन, स्फेनाइड बोन, इस तरह। अब इस स्फेनाइड बोन के दरमियान में एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, मैं वो डिप्रेशन बना लूं। इधर एक डिप्रेशन होता है यहाँ पर ऐसे। अब इस डिप्रेशन को बोलते हैं इधर, ये देखें, ये मिडल क्रेनियल फोसा, लेट्स सपोज दैट ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर एक बोन होती है, दैट इज कॉल्ड आपकी जी, वेरी गुड, हाइपोफिजियल फोसा। तो ये आपकी बोन है, ये वाली, ठीक है। दिस बोन इज कॉल्ड स्फेनाइड बोन, मिडल क्रेनियल फोसा में। इस बोन में एक देखिए डिप्रेशन है, ये वाला डिप्रेशन आ रहा है। ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के अंदर बैठा होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखें, अंदर फिट है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं सिलेट रसिका, ठीक है, ऑफ द स्फेनाइड बोन। इस सिलेट रसिका के अंदर बैठा होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बैठा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर आपको पता है दो लोब्स होती हैं, एक इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एक इसकी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। एक मिनट, लैपटॉप फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपको पता है ये डेली यही खाते लेक्चर में ये करता है इस तरह। तो लैपटॉप से मैं काम भी तो बहुत ज्यादा लेता हूँ, वो मुझे कहता है भाई बस कर दो अब, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं,
तो खैर देखें, मिडिल क्रेनियल फोसा, उसके अंदर बोन्स, फिनाइट बोन में ये डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड सिलेट रसिका। इसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स, एक एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, तो ये, और ये बेस होती है, इट इज द बेस ऑफ योर ब्रेन। तो ये है इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी, कि इसकी लोकेशन क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बेस में प्रेजेंट होता है, मिडल क्रेनियल फोसा और बेस ऑफ ब्रेन वहां पे होता है। और मिडल क्रेनियल फोसा में क्या होती है आपकी, आपकी एक बोन होती है स्फेनाइड बोन। स्फेनाइड बोन में एक मिडल एंड डिप्रेशन होता है दरमियान में, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड सिलेट रसिका। तो ये उसमें प्रेजेंट होता है, उधर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अब अब इसको अगर आप डिटेल में देखें तो लेट मी चेंज द कलर। तो ये आपका क्या हो गया, अंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, अब मिडल क्रेनियल फोसा की बेस में आपकी स्फेनाइड बोन, उसमें सेल का डिप्रेशन, उसमें आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। आप इधर आपका क्या होगा, इधर दिस वन इज कॉल्ड योर हाइपोथैलेमस, इधर आपका हाइपोथैलेमस होगा। अब ये हाइपोथैलेमस हो गया, और ये अब हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड विया एक यहाँ पे स्टॉक होता है, दिस स्टॉक, लुक एट दिस ये ट्यूब जो है ये वाली, ये आपको नजर आ रही होगी ब्लू वाली अंदर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड पिट्यूटरी स्टॉक, या फिर इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम। तो ये इनफंडिबुलम या फिर पिट्यूटरी स्टॉक के जरिए कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस आपस में कनेक्टेड है किसके जरिए, इनफंडिबुलम या फिर पिट्यूटरी स्टॉक के जरिए। अगर मजीद डिटेल में बात करेंगे, ये पिट्यूटरी स्टॉक क्या होता है, पिट्यूटरी स्टॉक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब आपका जो, लेट मी चेंज द कलर अगेन, लेट मी डू समथिंग ब्लैक वन। अब आपका ये जो हाइपोथैलेमस है, यहां पर होती है एक मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस। ये लफ्ज कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मीडियन एमिनेंस, ये वाला लफ्ज मीडियन एमिनेंस, यहां पे होती है मीडियन एमिनेंस। अब आपकी जो, देखिए अब देखिए, अब आपको समझ आएगा मजीद बेहतर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका क्या हो गया, इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक अटैच होता है आपके मीडियन एमिनेंस के साथ, और मीडियन एमिनेंस इज द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब है हाइपोथैलेमस का पार्ट मीडियन एमिनेंस, फिर पिट्यूटरी स्टॉक इनफंडिबुलम, फिर इनफंडिबुलम बेसिकली अटैच होता है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। दो होते हैं ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बेसिकली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है, एंटीरियर के साथ नहीं होता। ठीक है, और फिर मिडिल एमिनेंस के बारे में एक और बात कहते हैं कि ये सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन है। सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन वो वाला ऑर्गन होता है जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होती, ब्लड ब्रेन बैरियर या तो वीक होती है या एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ आ गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसको हाइपोफिसिस बोलते हैं, मिडिल क्रेनियल फोसा के बेस में सेला टर्सिका के अंदर होता है, जो स्फेनाइड बोन का डिप्रेशन है। इट इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विया इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम एक ट्यूब है जो मिडिल एमिनेंस के जरिए कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस के साथ, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती है। और मिडिल एमिनेंस सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन है जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं हो। ठीक है, समझ आ गया यहां तक भाई कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। मैंने पहले बताया कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, देन मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड बताया क्या होता है, देन मैंने कहा कि ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। ठीक है, अब आप पिट्यूटरी ग्लैंड के, मैंने आपको पहले बता दिया इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये इसका एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बल्कि मैं नीचे करके बताता हूँ थोड़ा, कि ये इसका एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दो होते हैं। अब दोनों कनेक्टेड है इनफंटिबुलम के जरिए, या पिट्यूटरी स्टॉक जिसको बोलते हैं। अब इनफंटिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक कनेक्टेड है मिडिल एमिनेंस के साथ, मिडिल एमिनेंस इज द पार्ट ऑफ योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब मजीद हमने क्या बात करनी है, मजीद हमने बात यह करनी है कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो पार्ट्स हैं, दो मेजर पार्ट्स हैं, एक आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, इनकी एम्ब्रियोलॉजी सुन ले जरा, जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डेवलप होते हैं न्यूरल एक्टोडर्म से। देखें, आपका ये ऊपर से ब्रेन ब्रेन होता है ना, उधर एक ऐसे एक्टोडर्म बनती है, एक्टोडर्म होती है, उसमें एक डिप्रेशन बनती है, दिस डिप्रेशन पाउच बनता है, दिस इज कॉल्ड। अब ये न्यूरल एक्टोडर्म थी, न्यूरल एक्टोडर्म, उससे क्या बनता है, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। तो वो मैं इसको मजीद अगर बनाऊं, ऐसे होता है,
इसमें यहां से ऐसे बनता है, ऐसे करके नीचे की तरफ आता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाता है न्यूरल एक्टोडर्म से। और जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये बनता है ओरल एक्टोडर्म से, नीचे माउथ, माउथ में ओरल एक्टोडर्म ये वाली, उसमें एक पाउच बनता है छोटा सा, दिस पाउच इज कॉल्ड रेथकेस पाउच, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, रेथकेस पाउच। ये रेथकेस पाउच यहां से फिर अलग हो जाता है बिल्कुल, और अलग होके ऐसे करके आता है, ऐसे, और फिर ऐसे ऊपर आता है, और ऊपर आके बिल्कुल ऐसे फिट आके बैठ जाता है। अब ये इकट्ठे मिल जाते हैं कि आपकी ओरल एक्टोडर्म से रेथ के पाउच बना, वो आके क्या बन गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और न्यूरल एक्टोडर्म से क्या आया आपका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाता है। तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये न्यूरो एक्टोडर्म से आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोएपिफाइसिस। और जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बन रहा है ओरल एक्टोडर्म के, रेथ के पाउच से, तो इसको हम बोलते हैं एडिनोएपिफाइसिस। तो एंटीरियर का ए से एडिनोएपिफाइसिस, और पोस्टीरियर क्योंकि आता ही न्यूरल एक्टोडर्म से है तो इसको न्यूरोएपिफाइसिस। ठीक है, समझ आ गई है डॉक्टर यहां तक। अब अगली बात मैंने क्या बतानी है आपको, अगली बात मैंने ये बतानी है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स है वो तीन तरह के होते हैं, मोस्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, इनके सेल्स तीन तरह के होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के मोस्टली। कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, तीन तरह के सेल्स होते हैं इनके अंदर, तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहली टाइप होती है एसिडोफिल सेल्स, एसिडोफिल, एसिडोफिल। दूसरे होते हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। तीसरे होते हैं क्रोमोफिल या फिर क्रोमोफोब इनको बोलते हैं, क्रोमोफिल, खैर क्रोमोफिल सेल्स, ये तीन तरह के सेल्स होते हैं। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एसिडोफिल सेल्स होते हैं दे स्टेन वेल विद एसिडिक डाइज, तो ये वेल स्टेन होते हैं विद एसिडिक डाइज। तो एसिडिक डाइज कौन से होते हैं, वो लेट्स सपोज दैट ईओसिन, ईओसिन आपका एक एसिडिक डाई है, एसिडिक कलर है, उसके साथ ये अच्छा स्टेन होता है। और जो बेसोफिल सेल्स हैं ये किसके साथ अच्छा स्टेन होते हैं, ये स्टेन होते हैं बेसोफिल्स के साथ, बेस के साथ। उनमें एक एग्जांपल है हीमाटॉक्सिलिन, ठीक है, ये आपका हीमाटॉक्सिलिन, ये लिखा हुआ है इधर हीमाटॉक्सिलिन, देख लीजिएगा। नेक्स्ट होते हैं क्रोमोफिन सेल्स, ये किसी के साथ स्टेन नहीं होते हैं, ना तो एसिड के साथ ना ही बेस के साथ, किसी के साथ ये स्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, तो खैर ये बात इनकी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इनकी जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये डिफरेंट तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। जो एसिडोफिल सेल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो क्या रिलीज करते हैं, वो दो सेल्स रिलीज करते हैं एसिडोफिल्स। दो सेल्स कौन से होते हैं, वो दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक प्रोलैक्टिन रिलीज करते हैं वो, और दूसरा दे रिलीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं आपके एसिडोफिल सेल्स। ठीक है, उसके बाद आपके जो बेसोफिल सेल्स हैं ये चार हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से, आपका ये रिलीज करते होते हैं एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसके बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच, देन टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये चार हार्मोन ये रिलीज करता है। और जो क्रोमोफिन सेल्स है ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, ना ही ये किसी एसिड बेस के साथ डाई होता है और ना ही ये कोई हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो until here it was all about the anatomy of pituitary gland and hypothalamus. तो hypothalamus की anatomy क्या थी, it is a part of Danceplan, okay well and good. Then after that I told you that ये anterior side में पड़ा होता है of your thalamus, और उससे inferior पड़ा होता है, और इसमें different nucleus होते हैं। Then pituitary gland, this is also called hypophysis, middle cranial fossa के बेस में ये पड़ा होता है। सेरेटर सिका जो कि डिप्रेशन है आपकी स्फेनाइड बोन का, उसमें ये पड़ा होता है। एंड इट इज कनेक्टेड, इसके दो पार्ट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इट इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विया इन्फंटिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक विया मीडियल एमिनेंस। ठीक है, देन आफ्टर दैट मैंने कहा कि इसके दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड बाय न्यूरोएक्टोडर्म, वो ऐसे नीचे करके आती है, इट इज, इसलिए इसका सेकंड नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये डेवलप होता है आपकी ओरल एक्टोडर्म, यहाँ क्या बनता है, रथ के पाउच, रथ के पाउच से बनता है, दोनों आपस में मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड बना देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस। फिर मैंने कहा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके तीन तरह के सेल्स होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, क्रोमोफिल्स। एसिनोफिल्स जो है ना वो एसिड्स के साथ सही स्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल एओसिन के साथ जो कि एक एसिड है, और बेसोफिल्स बेस के साथ सही स्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोटॉक्सिलिन। और क्रोमोफिल्स किसी के साथ जो है ना स्टेन नहीं होते। फिर मैंने कहा एसिनोफिल्स दो हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। और बेसोफिल्स चार हार्मोन रिलीज करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एंड टीएसएच। याद कैसे रखना है, सो सिंपल, आपने बोलना है पिग ऑन एसिड, PIG, पिग ऑन एसिड। पिग जो है ना वो एसिड के ऊपर है, तो पिग के पी से क्या बन जाएगा,
प्रोलैक्टिन जी से बन जाएगा ग्रोथ हार्मोन। तो जो स्टीरोफिल्स है उनसे प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। और दूसरा आपने याद रखना है बी फ्लैट, बी फ्लैट, बी फ्लैट कि जो बेसोफिल सेल्स है उनसे एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, ये वाले हार्मोन रिलीज हो। दैट्स सो सिंपल। हाँ भी डॉक्टर्स बताएं मुझे यहां तक कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो। Until here we talked about the anatomy of hypothalamus, then anatomy of pituitary gland, then how both of them are connected with each other, then how many lobes of pituitary gland, दो lobes हैं, ठीक है। then after that मैंने कहा इनमें सेल्स की तीन तरह के सेल्स होते हैं, दो सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं। अच्छा, इनमें तीसरी तरह की भी लोब होती है, ठीक है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो होती है मीडियन लोब, यहाँ पर दरमियान में होती है मीडियन लोब, और ये रिलीज करती होती है एमएसएच, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज क्लियर्ड आउट। नाउ आई कैन मूव ऑन। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, लिटिल बिट फिजियोलॉजी, लिटिल बिट फिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अभी पिट्यूटरी ग्लैंड की फिजियोलॉजी देखें जरा, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको देखें जरा गौर से। ओके, लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब जी देखें फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर मीडियन पिट्यूटरी ग्लैंड जो थोड़ा सा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस, मैं पढ़ा चुका हूं। ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ट्रोपिक हार्मोन्स एंड नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स। ट्रोपिक हार्मोन्स एंड नॉन ट्रोपिक हार्मोन, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये वाला, ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ट्रोपिक हार्मोन्स एंड नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स। ट्रोपिक हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए। ट्रोपिक हार्मोन्स वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होंगे, उससे, ये भी एक ग्लैंड है ना, ये भी एक ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से ये रिलीज होंगे। वहां से रिलीज होने के बाद ये दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेंगे, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, और उनको बोलेंगे कि वो उनको रेगुलेट करेंगे, और साथ में इनका स्पेसिफिक फंक्शन भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो ये ट्रोपिक हार्मोन्स वो वाले हार्मोन्स हैं जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद अपना फंक्शन भी करते हैं, और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, अब ट्रोपिक हार्मोन्स के एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये रिलीज होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये ट्रोपिक हार्मोन है, ये वहां से रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, फिर जाके गुनेड्स के ऊपर एक्ट करता है, ओवरीज और टेस्टिस के ऊपर। ओवरीज और टेस्टिस क्या है, ये आपके, ये भी आपके ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, और उनसे क्या करवाता है, गेमेटोजेनेसिस, एग्स और स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है। तो ये देखें, ये यहां से रिलीज हुआ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, वहां से रिलीज होने के बाद किसके पास गया, दूसरे ग्लैंड के पास, फिर उनसे क्या रिलीज करवा रहा है, उनसे उनके हार्मोन रिलीज करवा के एग एंड स्पर्म प्रोडक्शन करवा रहा है। तो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ट्रोपिक हार्मोन है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहां से जाएगा और ये भी जाके एक्ट करेगा गुनेड्स के ऊपर, और उनको स्टिमुलेट करेगा कि आप सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें। तो ये भी दूसरे ग्लैंड को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, ट्रॉपिकल हार्मोन। देन आफ्टर दैट टीएसएच देखें, एक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड्स, वहां से रिलीज होगा यहां से टीएसएच, और जाएगा थायराइड ग्लैंड्स के पास, और उनको बोलेगा आप क्या रिलीज करो, T3 T4। तो ये दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है, ट्रॉपिक हार्मोन। देन आफ्टर दैट लास्ट बट नॉट लीस्ट एसीटीएच, ये भी रिलीज होता है, और ये जाता है आपके एड्रेनल ग्लैंड्स के पास, यहां से रिलीज हुआ एसीटीएच, और किसके पास गया, एड्रेनल ग्लैंड्स के पास, और उनको बोलता है कि आप क्या रिलीज करो, कार्टिकोसोल, तो उसको रिलीज करवाता है। तो ये क्या हो गया, दूसरे ग्लैंड्स को एक्ट कर रहा है ना, तो इनको ट्रॉपिकल हार्मोन्स बोलते हैं। इन्हीं ट्रॉपिकल हार्मोन्स की वजह से एंटीरियर ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये अपने फंक्शन भी करता है, और अपने फंक्शन करने के साथ साथ दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है। अब आते हैं नॉन ट्रॉपिकल हार्मोन्स, वो कौन कौन से हैं, तो आपके एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद टीएसएच, एसीटीएच, ये सारे क्या है, ट्रॉपिकल हार्मोन्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके उनके फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं आप, मास्टर ग्लैंड। नॉन ट्रॉपिकल हार्मोन्स वो कौन से हैं, वो होते हैं आपके दो, और ये डायरेक्टली टिश्यूज के ऊपर एक्ट करते हैं, और डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल एक्ट करते हैं, ये किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड को डिस्टर्ब नहीं करते। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जाके एक्ट करते हैं आपकी बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं ताकि ग्रोथ हो। इनका अपना ही फंक्शन है, किसी ग्लैंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं।
प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जाके मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहां से मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मदर के जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, उधर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो मिल्क की प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन। तो सिंपल अपना फंक्शन कर रहा है, नॉन ट्रोपिक हार्मोन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन से? ट्रॉपिकल हार्मोन्स एंड नॉन ट्रॉपिकल हार्मोन्स। ट्रॉपिकल हार्मोन्स वो वाले होते हैं जो यहाँ से रिलीज होने के बाद फिर क्या करते हैं, दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, तो इनको ट्रॉपिकल हार्मोन्स बोलते हैं। वो चार तरह के होते हैं, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एसीटीएच। ठीक है। और इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और दूसरे होते हैं ट्रोपिक हार्मोन, वो दो है, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। वो किसी ग्लैंड को नहीं छोड़ते छेड़ते, बल्कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन जाके करते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है और ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। ठीक है। अब एक और बात आपने याद रखनी है कि जितने भी ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो ट्रोपिक हार्मोन्स हैं, वो कौन से थे? एफ एस, एल एच, टी एस एच, एसीटीएच, और एक होता है ह्यूमन क्रोनियो गोनोट्रोपिन, और एससीजी इसको बोलते हैं, एससीजी। ये भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक है। ठीक है। इन सब हार्मोन्स के ना दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट। अब बात याद रखने की यह है कि जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स हैं, इन सब का जो अल्फा सब यूनिट होता है ये कॉमन होता है, एक ही होता है, सब में सेम होता है, सब में सेम होता है, एक जैसा। लेकिन जो बीटा सब यूनिट होता है ये यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है हर किसी में। और इसी बीटा, क्योंकि बीटा सब यूनिट यूनिक होगा, तो इसीलिए हर जो ग्लैंड है उसका फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो अपने स्पेसिफिक उनके टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनका स्पेसिफिक बीटा सब यूनिट है तो उनके रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं? टारगेट रिसेप्टर्स, उनके जो है ना वो भी स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन सबका अल्फा सेम होता है। ये थे अल्फा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दो तरह के, ट्रॉपिक एंड नॉन ट्रॉपिक। देन वी विल टॉक अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी किस्म का कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। इट डजंट सिंथेसाइज एनी प्रोड्यूस, डजंट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। बट ये क्या करता है? ये स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन्स को। अब इसमें होते हैं दो हार्मोन्स, इधर ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उधर, एक आपका एडीएच होता है और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में। फिर आपकी होती है इनफंडिबुलम, पिट्यूटरी स्टॉक। यहाँ पे एक हार्मोन होगा, एक न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन की सेल बॉडीज होंगी। सेल बॉडीज के अंदर एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होंगे हाइपोथैलेमस के अंदर। फिर यहाँ से एक्सॉन आएगा, फिर ये यहाँ से एक्सॉन्स के जरिए मूव करेंगे आपके, एक्सॉन के जरिए मूव करेंगे आपके एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, और एक्सॉन के जरिए मूव करके इधर एक्सॉन टर्मिनल होगा। ठीक है। उसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगी, उन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपके ऑक्सीटोसिन और एडीएच पड़े होंगे। तो अब आप देखें ऑक्सीटोसिन और एडीएच की प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? हाइपोथैलेमस के अंदर, उनकी जो एक्सॉन्स है, जो न्यूरॉन्स है, उनकी सेल बॉडीज के अंदर। फिर एक्सॉन्स के ये वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक्सॉन टर्मिनल है उधर सिनेप्टिक वेसिकल होती है, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ न्यूरो में। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं वहां पर। ठीक है। और फिर जब वो वहां पर स्टोर होते हैं, फिर वहां से ये क्या होते हैं? अब देखिए ये स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और फिर वहां से रिलीज होते हैं आपकी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, और अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं? एडीएच क्या करता है? एडीएच जाता है आपके किडनीज के पास, और किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो वहां से। और जब वाटर रीअब्सॉर्ब करवाता है तो आपके ब्लड के अंदर ये वाटर का बैलेंस मेंटेन रखता है। यस, कि कितना वाटर है आपके ब्लड के अंदर। अगर ब्लड में वाटर कम हो जाएगा तो एडीएच ज्यादा रिलीज होगा और किडनी से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करवाएगा। ठीक है। और इस तरह आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है ना। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कब प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीटोसिन जब प्रोड्यूस होगा तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये जाता है यूट्रस के पास। यस। और यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, जब बच्चे की बर्थ हो रही हो, लेबर करवाता है। ठीक है। वहां से बच्चे की बर्थ होती है, लेबर प्रोसेस करवाता है, यूट्राइन कंडक्शन करता है ताकि बच्चे की बर्थ हो। और दूसरा जाता है ये मेमरी ग्लैंड्स के पास, ब्रेस्ट के सब पास, और उनको बोलते हैं मिल्क की इंजेक्शन करवाता है वहां से, मिल्क की इंजेक्शन, ताकि आफ्टर बर्थ मिल्क की इंजेक्शन हो और बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग हो। देन आफ्टर दैट, समझ अच्छा, तो ये इन दोनों के फंक्शन थे जो मैंने बता दिए। अब एक बात करता है कि ये वाले जो मैंने आपको सेल्स पढ़ाए हैं, ये जो न्यूरॉन्स मैंने पढ़ाए हैं, ये कौन से न्यूरॉन्स? सेल बॉडी, उनका एक्सॉन, और फिर यहाँ पर उनके क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, जिनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, उनके अंदर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन है। इन न्यूरॉन्स को स्पेसिफिक नेम देता है। दीज न्यूरॉन्स आर कॉल्ड पिट्यूसाइट्स, PI
PUI पिचोसाइट्स, इनको ग्लैल सेल्स बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैल सेल्स, पिचोसाइट्स। तो ये उसने बताई है। इट इज द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, कोई हार्मोन नहीं बनाता, लेकिन ये दो हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो ये हार्मोन बनते कहां पर है फिर? हाइपोथैलेमस में, और यहाँ स्टोर होते हैं और यहाँ से फिर रिलीज होते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड, जो तीसरी मिडल वाली थी यहाँ पर। इससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये जाएगा मेलेनोसाइट्स के ऊपर, एक्ट करेगा मेलेनोसाइट्स के ऊपर, और मेलेनोसाइट्स को बोलेगा कि तुम रिलीज करो मेलेनिन। मेलेनिन, और मेलेनिन क्या करता है, यू नो बेटर देन मी, कि आपकी स्किन को कलर देता है। स्किन को क्या करता है? कलर देता है, उसकी पिगमेंटेशन करता है। ये इसके ग्लैंड्स थे। हाँ जी, बताया मुझे डॉक्टर्स, यहां तक कोई बात समझ ना आई हो? अभी मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। देखें, ये आगे मैं बार बार इनको छेड़ता रहूंगा, ये आपको रट्टा लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आई एम सॉरी, ट्रॉपिक एंड नॉन ट्रॉपिक। ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं? दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको एक्शन को रेगुलेट करते हैं, तो इनके जैसे इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और नॉन ट्रॉपिक कौन से हैं? दो ही है, आपके ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन, वो डायरेक्ट जाके एक्ट करते हैं। बाकी मैंने ये अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स वाला पढ़ाया आपको। देन उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से फिर क्या होते हैं, वो अकोमुलेट करते हैं, और यहाँ से फिर क्या होते हैं, वो स्टोर होते हैं, और यहाँ से रिलीज होते हैं फिर वो। ठीक है। और जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स हैं उनको पिट्यूसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। और इनके फिर मैंने मैकेनिज्म पढ़ा, एक्शन, इनका काम पढ़ा दिया, एडीएच और ऑक्सीटोसिन का। देन मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि मिडल वाला क्या प्रोड्यूस करता है, एमएसएच, उनका फंक्शन पढ़ा दिया मैंने। ठीक है। अब एक और चीज रह गई है, इससे पहले कि मैं प्रॉपर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस स्टार्ट करूं प्रॉपर, उससे पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूं। कनेक्शन होता है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। दो तरह का कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन मैं आपको कहाँ पढ़ाऊं, चलो इधर ही पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या आपकी होगी, इन्फंडिबुलम हो गई। यस। अब वो कहता है कि आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ये कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में? वो कहता है इन दोनों के दरमियान में एक होती है, एक होता है पोर्टल वेन सिस्टम, कि यहाँ पे होते हैं कैपिलरीज बहुत सारी, एक कैपिलरी, दूसरी कैपिलरी, तीसरी कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इकट्ठे मिलती हैं और इधर वेन बनती है, एक वेन, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। फिर ये वेन इधर आके फिर दोबारा इसकी कैपिलरीज बनती है यहाँ पर, छोटी छोटी। ठीक है। अब ये ये ऊपर कैपिलरी बेड, नीचे भी कैपिलरी बेड, दरमियान में पोर्टल वेन। दिस इज कॉल्ड, ऊपर क्या आ गया, हाइपोथैलेमस, इसको ऊपर आप लिखे हाइपोथैलेमस, और नीचे क्या आ गया आपका, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजिस बोलते हैं। तो ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे हाइपोफिजियल। हाइपोफिजियल, तो हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल, पोर्टल वेन सिस्टम, तो पोर्टल सिस्टम भी आप इनको कह सकते हैं। तो ये होता है हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल, पोर्टल सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ठीक है। दूसरा आपका होता है जी ट्रैक। नो इस आप एक मिनट में कलर चेंज करने दे। दूसरा होता है ट्रैक। ये किसको कनेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है किसके साथ? यहाँ सेल बॉडी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। फिर उसका एक्सॉन, एक्सॉन, फिर यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नर्व टर्मिनल, जिसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर वो स्टोर हो रहे थे। तो ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल, ट्रैक हो गया ये। हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल, ट्रैक हो गया। ठीक है। केस में न्यूरॉन्स होते हैं, तो कीप इन माइंड, ये इसमें एक्सॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो ऊपर थे, जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनते हैं, वो इन एक्सॉन्स के जरिए नीचे आते हैं। और जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो किसके जरिए कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिजियल, पोर्टल वेन सिस्टम, ये वेन्स यानी ब्लड वेसल्स के जरिए कनेक्टेड है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विया ब्लड वेसल्स, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस विया न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स। ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक, इट इज न्यूरल कनेक्शन, कि न्यूरॉन्स है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, नेटवर्क ऑफ टू कैपिलरी बेड, एक ऊपर एक नीचे, दरमियान में पोर्टल वेन होती है, काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एड्रेनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी डॉक्टर्स, अभी तक मैंने आपको एक तरह की एनाटॉमी और इंट्रोडक्शन बताया है हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। अभी हमारा रियल जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो। बताएं जी, आपको कितना समझ आया है इस लेक्चर में?
तकरीबन 28 मिनट्स हमारे लेक्चर को हो गए हैं, 28 मिनट 30 मिनट्स। तो ये सारा समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया आपको? तो इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने हाइपोथैलेमस की एनाटॉमी पढ़ाई है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी, ये कहाँ, फिर इनके दरमियान कनेक्शन क्या होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 मैंने लोब्स पढ़ाई है, फिर उनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं उनका निमोनिक बताया है। फिर फंक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 तरह के, ट्रॉपिक एंड नॉट ट्रॉपिक। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि रिलीज करता है और स्टोर करता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को, उनका फंक्शन बढ़ाया है। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक ही एमएसएच रिलीज करता है, फिर इनके दोनों के दरमियान मैंने कनेक्शन पढ़ाया है। ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर्स, यू टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट इट। सो वेरी गुड डॉक्टर अस्मा, वेरी गुड डॉक्टर तैयबा इस्माइल, वेरी गुड डॉक्टर्स। ठीक है, तो बाकी अब हमने रियल लेक्चर स्टार्ट करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, अब आपने गौर करना है इस पे। पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्सिस, वो आपने ऑलमोस्ट कर लिया है। चले मैं आपको ये पढ़ाता हूँ इस डायग्राम के ऊपर, ये वाले डायग्राम के ऊपर। देखें, लेट्स सपोज दैट कि ये, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दे। लेट्स सपोज दैट ये पूरा आपका क्या है, ये वाला सारा, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, एंड दिस इज कॉल्ड योर, दिस इज कॉल्ड योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, मेरे ख्याल में कलर कोई प्रोमिनेंट नहीं है आपके लिए, खैर गुजारा करें इसी के ऊपर। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये आपका, और ये दरमियान वाला क्या हो गया फिर, इनफंडिबुलम। ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक हो गया। अब इस डायग्राम को आपने मुश्किल नहीं करना, ये आप समझे कि बड़ी गुत्थम गुत्था हुई पड़ी है, बड़ा मुश्किल है। ये 5 मिनट की डायग्राम है, ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, ऐसे करके आपने ऑलरेडी कर लिया है डायग्राम। अब पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस ऊपर वाला, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनका आपस में कैसे फंक्शन होता है। अब इंटीरियर को भूल गया। तो आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड दिस वन न्यूक्लियस, उसकी ये सेल बॉडी हो गई ये वाली। दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। क्या प्रोड्यूस करता है? एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम होता है वेजोप्रेसिन, ये लिखा हुआ है वेजोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एडीएच प्रोड्यूस हुआ कहां पर? हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर इसकी एनाटॉमी में पढ़ाया कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फिर ये क्या करता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर सेल बॉडी के अंदर एडीएच बना। फिर ये मैंने आपको बताया कि ये हाइपोफिजियल पोर्टल ट्रैक है, एक्सॉन, एक्सॉन के जरिए नीचे मूव करता है। ठीक है, लेकिन इसको मूव करने के लिए एक प्रोटीन हेल्प करती है, जो न्यूरॉन्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, को बोलते हैं न्यूरोफाइजिन प्रोटीन, NEURO, न्यूरोफाइजिन प्रोटीन। तो ये न्यूरोफाइजिन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो हेल्प करती है आपको एक्सॉन्स के थ्रू मूव करने में, इन इन एडीएच और ऑक्सीटोसिन को। खैर अभी एडीएच की बात कर रहे हैं, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस यानी सेल बॉडी के अंदर क्या बना? एडीएच। वहां से न्यूरोफाइजिन प्रोटीन के जरिए एक्सॉन के जरिए आया, और ये देखें, ये मैंने ब्लैक वाला जो बनाया हुआ है, ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक है। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल में आया, और एक्सॉन टर्मिनल में देखे सिनेप्टिक वेजिकल था छोटी छोटी, इन सिनेप्टिक वेजिकल्स के अंदर आके स्टोर हो गया। अब इस तरह ये एटीएच वहां से बना और इधर आके स्टोर हो गया। अब इसने यहां से रिलीज होना होता है, लेकिन ये क्यों रिलीज होगा? कोई वजह तो होनी चाहिए, क्यों रिलीज होगा? ये 3 तरह से रिलीज होता है, इसको 3 तरह से चीजें आती हैं, इसको स्टिमुलेट करती है, फिर ये रिलीज होता है। तो कौन कौन सी चीजें इसको स्टिमुलेट करती हैं, फिर वो देखें जी। इसको सबसे पहले स्टिमुलेट करती है आपका लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम। क्या आपका ये ब्लड था, उधर ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड का वॉल्यूम जब कम होगा इसका मतलब उधर ब्लड प्रेशर कम है, मतलब उधर वाटर कम है, H2O की डेफिशिएंसी है आपके ब्लड में। वेरी गुड, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी ज्यादा है। ओस्मोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? ये बात भी मैं इधर लिख देता हूँ। ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी क्या है? ज्यादा है, मतलब हैपरटोनिक है, मतलब उसमें सल्यूट ज्यादा है। सल्यूट क्या है? सल्यूट ज्यादा है, लेकिन उसमें जो वाटर है H2O है वो क्या है भाई? कम है। ठीक है, तो H2O कम है, तो दोनों कंडीशन में H2O कम है, ओस्मोलैरिटी ज्यादा है। तीसरा, पेन, जब आपको पेन होता है, 3 चीजें कि ब्लड वॉल्यूम कम है यानी H2O कम है, ब्लड प्रेशर कम है, या फिर आपके प्लाज्मा ब्लड की ओस्मोलैरिटी ज्यादा है यानी हाइपरटोनिक है, उसमें सल्यूट ज्यादा है, सोडियम वगैरह, और वाटर कम है। ये चीजें एक्टिवेट करेंगे आपके हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को बोलेगा जल्दी से एडीएच बनाओ। खैर एडीएच तो ऑलरेडी बना पड़ा होगा। अब वो इसको 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 सिग्नल देंगे, ये तीनों चीजें, ये सिग्नल नीचे एक्सॉन्स के जरिए सिग्नल देगा,
और सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास एक्शन पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको न्यूरोलॉजी पढ़ाई हुई है। एक्शन पोटेंशियल जब इधर जाएगा तो सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगे, रिलीज कर देंगी एडीएच को। जब एडीएच रिलीज होगा तो एडीएच कहां जाएगा, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल में एडीएच आ गया, कीप इन माइंड। एडीएच किसके पास जाएगा, किडनीज के पास, यस। और किडनीज के ऊपर एक्ट करेगा, उसको बोलेगा किडनी से क्या क्या रीअब्सॉर्ब करवाओ, वाटर। अब वाटर कहाँ आएगा फिर आपके ब्लड में। अब ब्लड में क्या था, वाटर कम आ रहा था, ब्लड वॉल्यूम कम आ रहा था। जब वाटर इधर आएगी ब्लड वॉल्यूम ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और हाइपरऑस्मोलेरिटी थी, वाटर कम था, अब वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर और सोल्यूट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो एसिडोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। तो इस तरह ये एक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, कि वो एडीएच को कैसे पूरा रेगुलेट करता है, एडीएच का फंक्शन क्या होता है। समझ आ गया डॉक्टर्स, क्या नहीं समझ आया, ये बताया मुझे। तो ये आपका एडीएच बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, और वो कैसे मूव करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और कौन सी चीजें उसको वहां से रिलीज करवाती हैं, और फिर वो क्या एक्शन करता है। ठीक है, अब फिर कौन, ये तो चीजें थी उसको स्टिमुलेट कर रही थी, कौन सी चीजें, लो ब्लड वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जब ज्यादा हो, हाइपरटोनिक जब सोल्यूशन हो, और पेन, ये चीजें उसको क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। लेकिन अगर आपका बीपी हाई हो और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो, यानी हाइपोटोनिक हो, ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, या फिर अल्कोहल हो, ये चीजें इनहिबिट करती हैं आपके हाइपोथैलेमस को कि वो एडीएच रिलीज ना करवाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये उलट काम करती है इनहिबिटर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एडीएच जो है ना वो कैसे बनता है हाइपोथैलेमस में, कैसे वहां से मूव करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है, और कौन कौन सी चीजें उसको स्टिमुलेट करती है, उसके रिलीज को, कैसे वो रिलीज होता है, कैसे एक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। अच्छा, अब आपके हाइपोथैलेमस में एक और न्यूक्लियस होता है। नो, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, कीप इन माइंड। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एडीएच। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, ये भी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। दोनों, खैर न्यूक्लियस तो बहुत सारे होते हैं ना, एक न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो वेरी गुड डॉक्टर बसमेल। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। फिर वही ऑक्सीटोसिन इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक के जरिए, एक्सॉन्स के जरिए मूव करेगा। कौन सी प्रोटीन के जरिए, न्यूरोफाइजन प्रोटीन के जरिए, वेरी गुड। उसके जरिए मूव करके आएगा, मूव करके कहाँ आएगा, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। वहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स में आके स्टोर हो जाएगा। स्टोर तो हो गया, अब रिलीज कब होगा ये, अब इसकी नीड पड़ेगी तो ये रिलीज होगा। इसकी नीड कब होगी, नंबर वन, बर्थिंग प्रोसेस, बर्थ हो रही है बच्चे की। जब बर्थ हो रही है उस वक्त हमें लेबर कॉन्ट्रेक्शन चाहिए यूट्रस की, तो वो एक्टिवेट करेंगी। बर्थिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, वो ऑक्सीटोसिन यहां से जो स्टोर था उसको रिलीज करवा देगा। जब ऑक्सीटोसिन यहां से रिलीज होगा तो वो कहां जाएगा, आपकी यूट्रस के पास। और यूट्रस को बोलेगा तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, इसको बोलेगा तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो बच्चा यहां से बाहर हो जाएगा, तो बर्थिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वेल एंड गुड। दूसरी बात, सकलिंग। जब बच्चा, ये ब्रेस्ट है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड है, बच्चा इधर निप्पल पे क्या करता है, सकलिंग करता है। जब वो सकलिंग करता है तो फिर क्या होती है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है। वो क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन आता है और इधर मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और इसके अंदर क्या होता है, मिल्क। वो मिल्क क्या करवाता है, इंजेक्शन करवाता है। मिल्क की इंजेक्शन होता है, बच्चा फिर दूध पीता है। दैट्स वेरी गुड। देन थर्ड है इजैकुलेशन। थर्ड है इजैकुलेशन। जब जब इजैकुलेशन होती है, मेल में इजैकुलेशन, जब जब मेल की इजैकुलेशन होने लगती है, ऑल अबाउट इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के बहुत करीब होता है, तो उसमें पता है आपको वेजर डिफरेंस होती है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो उनके अंदर स्पर्म पड़े होते हैं, उनकी वो बने हुए होते हैं। तो फिर क्या कर, ऑक्सीटोसिन रिलीज, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, ऑक्सीटोसिन आता है, और इन वेजर डिफरेंस, इन जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो मेल्स की स्पर्म की ट्यूब्यूल्स, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, वहां से फिर इनकी इजैकुलेशन हो जाती है स्पर्म्स की। तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है, मिल्क की इंजेक्शन मेमरी ग्लैंड्स को प्रोटेक्ट करके, और दूसरा यूट्राइन की कंट्रैक्शन करवाता है, लेबर कंट्रैक्शन करवाता है। और एडीए का फंक्शन क्या है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। किडनी ट्यूब्यूल आपको पता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में कोलेक्टिंग डक्ट होती है, और डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल उनके ऊपर एक्ट करता है, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये था आपका हाइपोथैलेमिक पोस्टीरियर ग्लैंड एक्सिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस, समझ आ गया है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कैसे कनेक्टेड है और कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहां तक कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। अनटिल हियर एनी क्वेश्चन डॉक्टर्स, बताएं मुझे। देखें इसकी रीडिंग देखें।
ओके, वेरी गुड, क्लियर। डॉक्टर ताबिया इस्माइल, वेरी गुड। डॉक्टर अस्मा हमीद, यू आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ यू वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर्स। रीडिंग देखिए, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का एडीएच रिलीज करता है, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होता है एक्सॉन्स के जरिए, स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूरोफाइजिन के जरिए, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक के जरिए, और स्टोर होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होता है ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जब सर्टेन स्टिमुलाई आती है तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। तो अगर हम बात करें एडीएच की, तो लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करते हैं, वो एडीएच को सर्कुलेशन में भेजते हैं। एडीएच एक्ट करता है डिस्टल कन्वर्टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट ऑफ योर किडनीज, और वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो लो ब्लड वॉल्यूम ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी ठीक। दूसरा, जब आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलिटी ज्यादा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वाटर कम है, सल्यूट ज्यादा है, तो सिनेप्टिक वेसिकल से एडीएच रिलीज होगा। फिर वो क्या करेंगे, किडनी से वाटर रिजर्व करवाएंगे, वाटर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर जो आपकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी इंक्रीज थी वो ठीक हो जाएगी। पेन भी इसको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस का ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा न्यूरोफेजल प्रोटीन के जरिए, इस ट्रैक के जरिए सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होगा। फिर रिलीज कैसे होगा, ओके, स्टिमुलाई के जरिए। पहले स्टिमुलाई बर्थिंग प्रोसेस स्टिमुलेट करेगी सिनेप्टिक वेसिकल्स को कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, एक्ट्स ऑन द यूट्रस टू प्रमोट यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, हेल्पिंग द बर्थिंग प्रोसेस। Suckling by the baby on mother's mammary glands also stimulate the release of oxytocin. Oxytocin acts on the mammary glands to facilitate milk ejection during breastfeeding, और मेल इजैकुलेशन भी स्टिमुलेट करती है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। तो यहां तक कोई सवाल हो तो बताया मुझे। अब हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमिक एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सिस। ये जरा इंपॉर्टेंट है और जरा थोड़ा डिटेल में भी है, इसको आपने गौर से देखना है कि ये अब ये हाइपोथैलेमस है और ये आपका क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये दोनों आपस में कैसे काम करते हैं मिलकर, कनेक्टेड किसके जरिए, मैंने बता दिया, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन सिस्टम, ये ब्लड वेसल के जरिए कनेक्टेड होता है। ओके, वेल एंड गुड। नो फर्स्ट हार्मोन वी विल टॉक अबाउट, उस पर फोकस करते हैं। कलर कौन सा चूज करो, ये वाला कलर चूज कर लो। ओके, अब आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या रिलीज कर रहा था, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस न्यूरॉन एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड सीआरएच, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच। सीआरएच ये रिलीज करता है, सीआरएच यहां से आता है, हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। फिर वो वहां से आता है और इंटर होता है आपके हाइपोफिजियल पोर्टल वेन सिस्टम में। वहां से इंटर होता है, उस ब्लड वेसल के जरिए आता हुआ आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्पेसिफिक सेल होता है, दिस सेल। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब इस सिस्टम के जरिए आता है, पोर्टल सिस्टम के जरिए, तो फिर वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्पेसिफिक सेल होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिकोट्रोप या फिर कार्टिकोट्रॉफ। इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको एक्टिवेट करता है। जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं कार्टिकोट्रॉप्स, तो ये एक प्रोटीन बनाते हैं, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड पीओएमसी प्रोटीन, पीओएमसी प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड, पीओएमसी स्टैंड्स फॉर प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिन प्रोटीन, मेलानो ये, ठीक है, शॉर्टली इसको बोलते हैं पीओएमसी प्रोटीन। फिर ये पीओएमसी प्रोटीन बनाते हैं। जब पीओएमसी प्रोटीन बनती है तो इससे 3 हार्मोन रिलीज होते हैं मजीद, ठीक है, 3 हार्मोन्स कौन कौन से। पहला आपका एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस, आप कहेंगे सर जी ये तो इंटरमीडिएट लोब से होता है। यस, ये इंटरमीडिएट लोब में भी आपके कार्टिकोट्रोफ सेल्स होते हैं। दूसरा होता है आपका एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन। उसके बाद तीसरा होता है आपका बीटा एंडोर्फिन। याद है बीटा एंडोर्फिन, मैंने न्यूरोलॉजी में पढ़ाया था कि ये आपका नेचुरल ओपियोइड्स है, एंडोजिनस ओपियोइड्स है, आपकी बॉडी इसको खुद बनाती है और ये आपके पेन को रिलीव करवाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी प्रोडक्शन होती है इनकी। फिर एमएसएच का फंक्शन क्या होता है, एमएसएच जाता है, जाके मेलानोसाइट से मेलानिन रिलीज करवाता है जो आपकी स्किन को कलर देता है। एसीटीएच का फंक्शन क्या होता है, एसीटीएच जाता है आपके एड्रेनल ग्लैंड्स के पास, उनसे क्या रिलीज करवाता है, कार्टिसोल। और कार्टिसोल क्या करता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस में रिलीज होता है। यस, देन बीटा एंडोर्फिन मैंने आपको बता दिया, एंडोजिनस ऑपियोइड्स है, ठीक है, और ये पेन को रिलीव करवाता है, आपको पेन को रिलीव करवाता है आपको, ठीक है। तो ये था आपका भाई, ये पहला पहला हार्मोन था कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। यहां तक कोई सवाल हो तो बताया मुझे, ठीक है। तो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस से क्या आएगा, कार्टिकोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो इस पोर्टल वेन सिस्टम के जरिए आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके कार्टिकोट्रॉफ्स के ऊपर एक्ट करेगा, उससे पीओएमसी बनेगी प्रोटीन, इस प्रोटीन से 3 हार्मोन्स बनेंगे और उनका अपना फंक्शन है, मैंने बता दिए। ओके, वेल एंड गुड। अगला पढ़ते हैं जी, अगला कौन सा है,
इसको मैं साफ कर रहा हूं ताकि अगला आपको समझाने में आसानी हो मुझे। नेक्स्ट है आपका जी, नेक्स्ट है आपका यही सेम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये तीसरा रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। ये रिलीज करता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वहां से आता है, पोर्टल वेन में जाता है, वहां से सर्कुलेट होगा, आगे जाएगा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसके अपने स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। नो इट विल एक्ट ऑन थायरोट्रॉफ्स, वो क्या थे, कार्टिकोट्रॉफ्स। तो ये क्या है, थायरोट्रॉफ्स। थायरोट्रॉफ्स के ऊपर एक्ट करेगा और थेराट्रॉप्स को बोलेगा कि तुम इंजाइम रिलीज करो टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत आसान है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड्स के पास और थायराइड ग्लैंड्स को बोलेगा कि तुम रिलीज करो T3 एंड T4। तो ये आपका एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। T3 T4 हार्मोन फिर आपको पता है मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। तो इसको आप बोलेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस, ये भी क्लियर हो गया। कोई सवाल यहां तक बताया मुझे। हर हर ग्लैंड का अपना स्पेसिफिक, अब हर हार्मोन का अपना स्पेसिफिक सेल्स है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, अब तीसरे के पास आते हैं। थर्ड वन इज योर आर्कुएट न्यूक्लियस। ओके वेरी गुड। थर्ड वन इज योर आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट न्यूक्लियस से रिलीज होता है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इससे रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये आर्कुएट न्यूक्लियस से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद किस में जाएगा, पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन से आता हुआ आता हुआ आता हुआ आता हुआ किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अपने स्पेसिफिक सेल्स के पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, कौन से, सोमैटोट्रोफिक सेल्स। ठीक है, तो सोमैटोट्रोफिक सेल्स के पास जाएगा, सोमैटोट्रोफिक सेल्स को बोलेगा कि तुम क्या रिलीज करो, ग्रोथ हार्मोन। यस, और ग्रोथ हार्मोन किसके पास जाएगा, आपकी बोन्स के पास, आपके मसल्स के पास, आपके टिश्यूज के पास, उनकी क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। दैट्स सो सिंपल, दैट्स सो सिंपल। ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपका होता है जी, ये तीन हो गए। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है जी, नेक्स्ट आपका है प्रोलैक्टिन। अब अब वो कहाँ गया, हाँ जी, फिर यही सेम आपका आर्कुएट न्यूक्लियस। आर्कुएट बेसिकली अब ये तरह डिफरेंट होता है। आपके पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल्स होते हैं लैक्टोट्रोफिक सेल्स। लैक्टोट्रोफिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोलैक्टिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क की प्रोडक्शन, कीप इन माइंड। देखें, ये जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, आफ्टर बर्थ, ये मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना होता है। मिल्क प्रोड्यूस कौन करवाता है, प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। फिर बर्थ के बाद जब बच्चा सकलिंग करता है और मिल्क की जो इजेक्शन होती है वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है, कीप इन माइंड। ये दोनों का फंक्शन साथ साथ होता है। तो कार्टिक लैक्टोट्रॉप्स क्या रिलीज करते हैं, प्रोलैक्टिन जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, अब सुने, इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट रखा जाता है ताकि ये सिर्फ आफ्टर चाइल्ड बर्थ ही इसकी प्रोडक्शन हो, अदरवाइज ना हो। अब आर्क्यूएट न्यूक्लियस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, नॉट रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड डोपामाइन। तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस ने क्या रिलीज किया, डोपामाइन। डोपामाइन यहां से आता है, वो फिर वही हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, यहां से आता हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां पे जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा तो इट विल एक्ट ऑन लैक्टोट्रोफिक सेल्स। और ये लैक्टोट्रोफिक सेल्स को अब स्टिमुलेट नहीं करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, डोपामाइन है। तो ये इसको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करेगा। तो प्रोलैक्टिन कब रिलीज होगा, जब डोपामाइन, जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, कम होगा, तब प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब वो उसके लिए अलग न्यूक्लियस है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा था, आर्कुएट न्यूक्लियस से। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन कहां से रिलीज हो रहा था, इसी से। ठीक है, दो हो गए, ये वाले दो डन हो गए। उसके बाद कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और थेरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये कहां से रिलीज हो रहे थे, आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। ऑक्सीटोसिन भी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, एडीएच सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस से। अब एक बच गया प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से कौन रिलीज होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वहां से रिलीज होगा और वहां से रिलीज होने के बाद ये कहाँ आएगा, आपके पोर्टल सिस्टम में। और पोर्टल सिस्टम से आता हुआ जब इधर पहुंचेगा तो यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। और इसके स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड गोनेडोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ्स। उनके ऊपर एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा और उनसे रिलीज करवाएगा FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बड़ा काम का होता है, मेंसेस वगैरह करवाता है। ल्यूटिनाजिक हार्मोन क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। ओवरीज से एग की क्या करवाता है, रिलीज करवाता है ल्यूटिनाजिक हार्मोन। ठीक है। अब इससे दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कैसे पता होगा गोनेडोट्रॉफ्स को कि उसने एफएसएच रिलीज करना है कि एलएच रिलीज करना है, उसको कैसे पता चलेगा? तो देखें ऊपर से, ये देखें मैं नीचे बनाता हूँ, गोनेडोट्रॉफ है, एक तरफ से एफएसएच रिलीज होना है, ठीक है, और एक तरफ से एलएच रिलीज होना है। अब ये गोनेडोट्रॉफ को कैसे पता चलेगा? ऊपर से क्या आ रहा है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एक तो बात तय है कि वो हाई, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो ज्यादा होगी। अब आपने जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, कि अगर कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, यानी बार बार आ रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बार बार रिलीज हो रहा है और बार बार एक्टिवेट कर रहा है गोनेडोट्रोफिन गोनेडोट्रॉफ्स को, तो फिर क्या रिलीज होगा, फिर रिलीज होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर ये रिलीज होगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, एक बार रिलीज हुआ ऊपर से, इसको एक्टिवेट किया, फिर बहुत देर बाद फिर दोबारा आया, फ्रीक्वेंसी कम है, जल्दी जल्दी नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा आ रहा है, फिर क्या रिलीज होगा, फिर एफएसएच रिलीज। ठीक है, तो इस तरह इसके रिलीज को ये कंट्रोल करो। हाँ जी, बताएं मुझे, समझ आ गई है या नहीं समझ आई? कि ये आपका क्या था, हाइपोथैलेमिक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सिस। ठीक है। अब चले, ओके, वेरी गुड, क्लियर है। अब होते हैं सेकेंडरी ट्रिगर्स। अब ये तो मैंने बता दिया है कि ये वहां से कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, वो नीचे आएगा, एक्ट करेगा आपके कार्टिकोट्रॉफ्स के ऊपर, वहां से पीयूएमसी बनेगी, वहां से एमएसएच बनेगा, एसीटीएच बनेगा, बीटा एंडोर्फिन बनेगा, ऊपर से टीआरएच आएगा, टीआरएच आएगा, थेरोट्रॉफ को एक्टिवेट करेगा, टीएसएच बनेगा, इधर से क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, सोमेटोट्रॉफ्स को एक्ट करेगा, ग्रोथ हार्मोन बनेगा। ऊपर से ये रिलीज कब होंगे भाई, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि ये सीआरएच कब रिलीज होगा, टीआरएच कब रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कब रिलीज होगा, ये डोपामाइन कब रिलीज होगा, ये रिलीज कब होंगे, इनको कौन चीज एक्टिवेट करेगी, सेकेंडरी ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, वो बात आपने याद रखनी है। ठीक है। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन जो रिलीजिंग हार्मोन है, आई एम सॉरी, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कौन एक्टिवेट करता है? जब आपको फीवर हो, जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, या फिर स्ट्रेस हो, मोस्टली स्ट्रेस, तब आपका जो है ना पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होता है, और वो सीआरएच को एक्टिवेट करता है, और वो एक्टिवेट करता है कार्टिकोट्रोफिन्स को, वो वहां से एसीटीएच प्रोड्यूस करता है, एसीटीएच जाता है आपके एड्रेनल ग्लैंड्स के पास, और कार्टिसोल रिलीज करता है जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस में रिलीज होता है। ठीक है। दूसरा, अब टीआरएच को कौन एक्टिवेट करता है? जब कोल्ड टेम्परेचर हो, ठंड लगी हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, दोनों कंडीशनों में थायराइड हार्मोन, थायराइड रिलीज हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, वो क्या करेगा, यहां से आएगा, और वो क्या करेगा, थेरोट्रॉप को जरा एक्टिवेट करेगा, टीएसएच जरा बनेगा, वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जरा एक्टिवेट करेगा, T3 T4 जरा बनेंगे। जब T3 T4 जरा बनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके मेटाबॉलिज्म ज्यादा होंगे, जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो फिर आपका जो कोल्ड टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। और प्रेगनेंसी में T3 T4 जरा क्यों बनते हैं, क्योंकि आपके हार्ट को जो है ना, वो बहुत ज्यादा पंप करना होता है, बहुत एक्टिवली पंप करना होता है, तो T3 T4 इसको एक्टिव पंप करवाते हैं। ठीक है, ये इस तरह होता है। तीसरा, तीसरा आपके होते हैं, ये डोपामाइन का रिलीज कब ज्यादा होता है? जब ब्रेस्ट फीडिंग हो, आल्सो फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, यस यस, फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल। फिर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग, जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करे, तो उस वक्त देखें, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो तो हमें मिल्क की ज्यादा जरूरत है, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है। जब एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो, तब भी मिल्क, आपकी प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और जब बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स लें आप, बर्थ कंट्रोलिंग पिल कौन सी होती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, जिनसे आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी ना हो, तो तब भी आप प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं, तब भी प्रोलैक्टिन क्या होता है, ज्यादा बनता है। और ये क्यों जरा बनता है बताता हूँ। खैर, ब्रेस्ट फीडिंग हो, एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो, या फिर ब्रथ बर्थ कंट्रोल पिल, ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में ये सारे क्या करते हैं, इधर लिखा हुआ है एक्टिवेट, जमा का निशान, लेकिन जमा नहीं, इधर मैनेज लगाना है आपने, इनिबिट करना है। ये जाके हाइपोथैलेमस को इनिबिट करती है ताकि डोपामाइन रिलीज ना हो। डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, डोपामाइन नहीं आएगा, तो लेक्टोट्राप्स बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज करेंगे, तो प्रोलैक्टिन फिर बहुत ज्यादा होगा, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो वो डोपामाइन को इनिबिट करेगा, तो प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बनेगा, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बनेगी, क्योंकि बच्चे दूध पी रहा है तो दूध बनना चाहिए। एस्ट्रोजन भी ऐसे ही। और बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स, तो देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन का काम एक और होता है, वो क्या करता है प्रोलैक्टिन,
प्रोलैक्टिन करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनको इनिबिट करता है, इस हार्मोन को इनिबिट करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। ठीक है, आपको पता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से रिलीज हो रहा है, ये देखें कहां से, आपके आर्कुएट न्यूक्लियस से, नॉट आर्कुएट बल्कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस से रिलीज हो रहा है, और ये आके एफएसएच एलएच रिलीज करवा रहा है। और एफएसएच क्या करवाता है, मेसोसाइकिल करवाता है, और एलएच क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाता है। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगे, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगे आप, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, तो प्रोलैक्टिन का रिलीज इंक्रीज होगा। जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन जाकर आपके ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है इनका इनहिबिट कर देगा, इनको रिलीज नहीं होने देगा। जब ये रिलीज नहीं होंगे तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं है, एफएसएच नहीं है, एलएच नहीं है, एफएसएच नहीं है, तो पेशेंट को मेंसेस बड़े लेट करके आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका लेट आता है, और उसको ओव्यूलेशन नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होती तो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इस तरह आप बर्थ कंट्रोल पिल्स के जरिए प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। और यही वजह होती है जब आफ्टर बर्थ जो बच्चा दूध पी रहा होता है, माँ का ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, तो उस वक्त प्रोलैक्टिन ज्यादा बनती है, तो प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। तो फिर वहां पर मदर को मेंसेस कम आते हैं और ओव्यूलेशन कम होती है, और फिर दोबारा प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, और ठीक है, तो ये चीज थी, समझ आ गई है। तो उसके बाद, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को उसको कौन ट्रिगर करता है, उसको ट्रिगर करता है हाइपोग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो, या फिर अमीनो एसिड्स ब्लड में ज्यादा हो, या फिर फैटी एसिड्स ब्लड में ज्यादा हो, या फिर आप एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीजें एक्टिवेट करती है आपके आर्कुएट न्यूक्लियस को, और उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जरा प्रोड्यूस करो, और वो आपके फिर सोमेटोट्रोपिक सेल्स को जरा एक्टिवेट करता है, और ग्रोथ हार्मोन जरा बनते हैं, और आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है। और स्लीप भी, जब आप साथ सोते हैं, सोने के 1 घंटे बाद आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है अपनी पीक पे होता है, और ग्रोथ के वक्त, स्लीप के वक्त आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उस वक्त सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने बहुत पढ़ा लिया, जितना मैं पढ़ा सकता था इस डायग्राम के ऊपर मैंने पढ़ा दिया। अब मैं रीडिंग कराता हूँ, जो बाकी पॉइंट्स रह गए थे वो वहां क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल हो तो बताएं। देखें हाइपोथैलेमिक एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सिस, इसको देखें जी। वो कहते हैं सीआरएच, पहला कॉर्टिकोट्रोपिन, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच बनाता है। जब ये सक्रीट हो जाता है तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के जरिए ये एड्रीनल हाइपोफिज यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, वहां ये कॉर्टिकोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करता है, और वहां से क्या रिलीज करवाता है, पीओएमसी प्रोटीन बनवाता है। पीओएमसी 3 तरह के फ्रेगमेंट्स देती है। पहला, अल्फा मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके ये मेलानोसाइट्स होंगे, मेलानोसाइट सेल्स हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, MCR1 रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेंगे, एक्ट करके उनसे मेलानिन प्रोड्यूस करवाएंगे। मेलानिन क्या करेगा, पिगमेंट है, वो आपकी स्किन को कलर देगा, हेयर्स को, आईज को क्या कर देगा, कलर देगा। फिर ACTH, POMC ये भी बनेगा, ये एड्रेनल कार्टेक्स के पास जाएगा, उसको बोलेगा कार्टिसोल बनाओ, और कार्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है। बीटा एंडोर्फिन बनाएगा, बीटा एंडोर्फिन एंडोजेनस अपॉइड्स है, और ये पेन रिलीफ देता है आपको। ठीक है, अच्छा इधर एक और इजाफी बात लिखी हुई है, मैं आपको उधर बताना भूल गया था, सीआरएच के बारे में, सीआरएच के बारे में। वो कहते हैं अगर आप क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लें, क्रोनिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल है, जो क्लिनिकल सीन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी आप काफी देर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कार्टिसोल यूज कर रहे हैं काफी देर से, क्रोनिक, तो कार्टिसोल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा होंगे। जब कार्टिसोल आपके ब्लड में बहुत ज्यादा होंगे तो कार्टिसोल जाएगा आपके हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, और हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि सीआरएच प्रोड्यूस नहीं करो भाई। ठीक है, जब सीआरएच प्रोड्यूस नहीं होगा तो सीआरएच फिर आपके कार्टिकोट्रोफिक सेल्स के पास नहीं आएगा। जब कार्टिकोट्रोफिक सेल्स के पास नहीं आएगा तो पीओएमसी प्रोटीन नहीं बनेगी। जब पीओएमसी प्रोटीन नहीं बनेगी तो इससे क्या बन रहा था, ACTH, इससे क्या बन रहा था, MSH, और इससे क्या बन रहा था, बीटा एंडोर्फिन। ये तीनों फिर कम बनेंगे। जब तीनों कम बनेंगे तो ACTH एड्रेनल ग्लैंड्स को कम एक्टिवेट करेगा। जब उसको कम एक्टिवेट करेगा तो फिर आपका कार्टिसोल कम बनेगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा पर्पस था कि कार्टिसोल आपके ब्लड में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आप क्या ले रहे हैं, ऑलरेडी क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा, क्रोनिकली आप इनको यूज कर रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज कर रहे हैं तो कार्टिसोल का लेवल हाई है, आप चाहते हैं कार्टिसोल कम हो, इसको लो करें। तो लो कैसे करेंगे, फिर आप हाइपोथैलेमस को बोलेंगे कि सीआरएच कम प्रोड्यूस करे, वो फिर कार्टिकोट्रोफिस को कम एक्टिवेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर पीओएमसी कम बनेगा, ACTH कम बनेगा, एड्रेनल ग्लैंड को कम एक्टिवेट करेगा, तो फिर आपका कार्टिसोल कम बनेगा। दैट इज अवर पर्पस। ठीक है, अच्छा एक और बात,
एक और बात होती है कि जब आपको कुशिंग डिजीज होती है, कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज वो भी इधर रिलेटेड है। कुशिंग डिजीज में क्या होता है भाई, अब वो इसके उलट होती है। कुशिंग डिजीज में जो एसीटीएच है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है। एसीटीएच बहुत ज्यादा ओवर प्रोड्यूस होता है। कुशिंग डिजीज का नाम ही है कि उसमें एसीटीएच बहुत ज्यादा होता है, उसमें कार्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कुशिंग डिजीज में अब एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। एसीटीएच कैसे बनता है, पीओएमसी से। पीओएमसी से अगर एसीटीएच ज्यादा बन रहा है तो सिर्फ एसीटीएच ज्यादा नहीं होगा, साथ में एमसीएच भी ज्यादा होगा। और जब एमएसएच, जब एमएसएच ज्यादा होगा तो वो मिलेनोसाइट्स के ऊपर ज्यादा एक्ट करेगा, मेलानिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। जब मेलानिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो आपकी जो स्किन का कलर है वो डार्क होगा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, डार्कनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, तो यही वजह होती है कि जब आपको कुशिंग डिजीज होती है तो कुशिंग डिजीज में आपको दूसरे सिम्टम के साथ साथ आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है, स्किन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं समझ आए, कि जब आप, ये दोनों क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों, कि जब आप क्रोनिक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लेते हैं तो फिर सीआरएच की प्रोडक्शन कम हो जाती है, पहली बात ये। और दूसरी बात, जब वो कुशिंग डिजीज होती है तो आपको आपको हाइपर पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि एमएसएच भी ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। चले इन दोनों की रीडिंग देख लें। तो ये था सीआरएच के बारे में, इन दोनों की रीडिंग देख लें। जब क्रोनिक आप यूज करते हैं तो बॉडी सेंस करती है कि आपके ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कार्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा है, और ये सीआरएच को कम प्रोड्यूस करवाती है। तो सीआरएच जब कम प्रोड्यूस होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक, कि कार्टिसोल ज्यादा हुए तो उन्होंने इनहिबिट कर दिया फिर पीछे से। तो फिर सीआरएच कम हुआ तो फिर ये एसीटीएच, एमएसएच, बीटा एंडोर्फिन कम प्रोड्यूस होंगे। तो बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई एक्टिवेट ही नहीं कर रहा, तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई क्रोनिक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स यूज सप्रेस द नॉर्मल हार्मोन रिलीज बाय सीआरएच। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये दोनों दोनों कैसे बनते हैं, पीओएमसी से। तो कुशिंग डिजीज में ओवर प्रोडक्शन होती है एसीटीएच की। तो अगर एसीटीएच ज्यादा है तो एसीटीएच और एमएसएच दोनों सेम ओरिजिन है, तो एमएसएच भी ज्यादा होगा इनडायरेक्टली। तो एमएसएच क्या करेगा, मेलानोसाइट्स, तो फिर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी। तो यही वजह होती है कि कुशिंग डिजीज के साथ आपको हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीआरएच। तो सीआरएच मैंने जो ऊपर डायग्राम के ऊपर पढ़ा है वो वाला, और ये वाले 2 पॉइंट्स ये याद रखने आ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका टीआरएच। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सेक्रीट्स टीआरएच। ये सेक्रेशन के बाद इस सिस्टम के जरिए आता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां पर थेरोट्रॉप्स के ऊपर, उसको बोलते हैं टीएसएच रिलीज करो। टीएसएच का दूसरा नाम होता है थेरोट्रोपिन, थेरोट्रोपिन भी इसको बोलते हैं, थेरोट्रोपिन। थेरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को थेरोट्रोपिन भी बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थेरोट्रोपिन भी बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स को एक्ट करता है, उनको बोलते हैं T3 T4 रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, आर्कुएट न्यूक्लियस इनको रिलीज करता है, जीएचआरएच को। ये फिर वही बात एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा, सोमेटोट्रॉप्स के ऊपर एक्ट करेगा, उनको बोलेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन, याद रखना है आपने, दूसरे नाम आपने याद रखने हैं। टीएसएच का दूसरा नाम है थेरोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिक सेल्स है ना, तो सोमेटोट्रोपिन। ये फिर ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है बोन्स, मसल और टिश्यूज के ऊपर, उनकी ग्रोथ करवाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवाता है। डोपामाइन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आर्कोइड न्यूक्लियस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर इसको डोपामाइन बोलते हैं। ये वहां से रिलीज होने के बाद हाइपोफिजियल सिस्टम के जरिए आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इनहिबिट करता है आपके लैक्टोट्रोपिक सेल्स को, और वहां से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होने देता। तो यही वजह होती है जब डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए आपकी बॉडी में। ठीक है, जब डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो आपको प्रोलैक्टोनीमिया हो जाता है, कि ब्लड में बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन होता है। ये क्लिनिकल केस है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट है, डोपामाइन आल्सो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ टीएसएच। ओ माय गॉड, डोपामाइन जो है ना वो सिर्फ लैक्टोट्रॉप्स को इनहिबिट नहीं करता, डोपामाइन आल्सो इनहिबिट योर थेरोट्रॉप सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो टीएसएच भी रिलीज नहीं होने देता, ये भी ये करता है डोपामाइन। तो डोपामाइन दो को इनहिबिट कर रहा है, प्रोलैक्टिन को भी और टीएसएच को भी। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस सेक्रीट्स जीएनआरएच। ये फिर वही गोनेडोट्रॉप्स के पास आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, उनको बोलेगा एफएसएच और एलएच रिलीज करो। तो एफएस एलएच आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आर रिलीज्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। कैसे बोला, कि जब हायर कंसेंट्रेशन होगी और हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो एलएच रिलीज होगा, हायर कंसेंट्रेशन होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी रेयरली रिलीज हो रहा होगा, तो फिर एफएस रिलीज होगा। ठीक है, तो फिर इनके इफेक्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। ग्लोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका ग्रोथ हार्मोन, आई एम सॉरी, ग्लोनोट्रोपिन ग्लोनोट्रोपिन सेल्स, ये आपका ग्लोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऊपर से आया। अब
वो कहते हैं ये दो तरह से रिलीज होता है, आपने इस बात पे गौर करना है, ये दो तरह से रिलीज होता है। एक ये रिलीज होता है पल्सेटाइल, पल्सेटाइल GnRH रिलीज, जो कि नॉर्मल इसका रिलीज है, नॉर्मल रिलीज यही है इसका। ये ब्रस्ट में आता है, अचानक से बहुत ज्यादा रिलीज होगा, इधर एक्ट करेगा फौरन, और यहां से FSH LH रिलीज करवा देंगे, खत्म, फिर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा रिलीज नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद दोबारा रिलीज होगा बस्ट में, फिर आएगा, फिर एक्ट करेगा, फिर रिलीज करवाएगा। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि ये स्टिमुलेट कर रहा है आपके हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंडल एक्सिस को, कि मतलब ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये FSH LH जाके आपके गुनेड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, ओवरीज के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, और वहां से क्या करते हैं, ये पबलिटी करवाते हैं, फर्टिलिटी करवाते हैं, और ये नॉर्मल होता है आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन के, ठीक है। ये है, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका टोनिक कंटिन्यूअस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज, ये अब कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा, ये एब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। अब ये हर वक्त रिलीज होता रहेगा, एक्ट करता रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, बल्कि एक ही वक्त रिलीज हो रहा है, जैसे पानी बह रहा है, ये ऐसे बहता रहता है वेन्स के जरिए, हर वक्त एक्टिवेट करता रहता है रिसेप्टर्स को। तो ये रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, डिसेंसिटाइज, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। जब ये रिस्पॉन्स नहीं करते तो गोनाडोट्रोपिन जो आपके सेल्स हैं, ये मजीद फिर FSH LH रिलीज नहीं करते, ये कम हो जाते हैं। तो फिर गुनेड्स भी कम उनके ऊपर एक्ट होता है, तो फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। इट सप्रेस या फिर इनहिबिट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेड एक्सिस, ठीक है। और सेम आपकी एक ड्रग होती है दैट इज कॉल्ड ल्यूप्रोलाइड, ल्यूप्रोलाइड, ये टोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग होती है, कि ये सेम, कि वो भी क्या होती है, ल्यूप्रोलाइड ड्रग होती है, वो हर वक्त ऐसा ऐसा इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती रहती है, गोनाडोट्रोपिक जो सेल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, उनको एक्टिवेट करती रहती है, तो वो टी सेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ड्रग्स को आप यूज करते हैं कहां पर, आप प्रोस्टेट कैंसर में, एंडोमेट्रियोसिस में, जहां पर आपने सेक्स हार्मोन्स को कम करना होता है, क्योंकि आप गोनाडोट्रोप्स जो इनके रिसेप्टर्स उनको डिसेंसिटाइज करेंगे, तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। जब उसको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो FSH LH नहीं बनेगा, तो वो गोनेड्स के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपके जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, आपके जो उसके बाद ये जो सारे हार्मोन्स है, ये कम बने, ठीक है। और ये हेल्प आउट करेंगे प्रोस्टेट कैंसर में, ताकि प्रोस्टेट कैंसर में ये हेल्प आउट करते हैं वहां पर। और एंडोमेट्रियोसिस में, एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है कि इसमें ये होती है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, वो नॉर्मली किस में होनी चाहिए, यूट्रस में होनी चाहिए, लेकिन ये आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ग्रो कर जाते हैं। ये यूट्रस है, ये विजाइना हो गया, तो एंडोमेट्रियम के सेल्स इधर होने चाहिए, अब वो यूट्रस के अलावा कहीं बाहर बन जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो इसमें हमने ये हार्मोन्स कम सीक्रेट करने होते हैं, ये उसमें हेल्प आउट करते हैं। हाँ जी, तो समझ आ गया ये, बताया मुझे डॉक्टर से, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं किसी और तरीके से आपको समझा देता हूँ। अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। तो ये था आपका जो है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इतनी आपने याद रखना है, अगर पल्सेटाइल में रिलीज होगा तो फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेड एक्सिस को स्टिमुलेट करेगा, और अगर टोनिक कंटिन्यूस में रिलीज होगा तो फिर उसको सप्रेस करेगा, इनिबिट करेगा। और लिप्रोलाइट ड्रग इसी तरह काम करती है, ये एनालॉग होता है, सेम उसी तरह काम करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है आपका सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ाना भूल गया था, सोमैटोस्टेटिन, ये इधर देखे ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर, कि ये देखे सोमैटोस्टेटिन, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी कैसे रिलीज होता है, आर्कुएट न्यूक्लियस से, ये आता है, इधर आएगा, और आके ये इनहिबिट करेगा आपके सोमैटोट्रोपिक सेल्स को, और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन क्या करवाएगा, कम करवाएगा, दैट्स सो सिंपल। तो कहाँ गया, ये रहा, कि ये इट्स secreted by the arcuate nucleus to of the hypothalamus, inhibits the release of growth hormone by acting on the somatotrophic cells in the anterior pituitary. It also inhibits the release of TSH, और ये TSH का एक्ट भी कम करता है, ठीक है। तो ये जो सोमैटोस्टेटिन है, ये दो को इनिबिट कर रहा है, यहां से आएगा, इसको भी, थेराट्रॉफ को भी इनिबिट करेगा, TSH कम रिलीज करेगा, और सोमैटोट्रॉप्स को भी इनिबिट करेगा, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज कर पाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन, कितना रह गया भाई, बस थोड़ा सा रह गया, लास्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने पहले पढ़ा दिया है कि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो उसके नतीजे में प्रोलैक्टिन इनडायरेक्टली सप्रेस द रिलीज ऑफ, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं है तो FSH LH नहीं बनेंगे, क्योंकि ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH को रिलीज कर रहा था,
ठीक है। तो मैंने पहले कहा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन बाय ट्रिगरिंग द सकलिंग रिफ्लेक्स। तो जब आप सकलिंग करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग होगी, तो हाइपोथैलेमस में आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। और इनिबिट कौन सा होगा? डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है? आपके प्रोलैक्टिन को इनिबिट करता है। अब डोपामाइन नहीं है, बल्कि क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा। तो हाई लेवल्स ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनिबिट कर देगा। जब ये इनिबिट होगा तो एलएच और एफएसएच कम पड़ जाएंगे। जब एलएच एफएसएच कम होंगे तो सप्रेशन हो जाएगी ओव्यूलेशन और डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही वजह होती है कि आपको डिलेड पोस्टपार्टम एवोल्यूशन होती है। कि जब पोस्टपार्टम बोलते हैं कि चाइल्ड की जब बर्थ होती है, तो चाइल्ड की बर्थ के बाद ओव्यूलेशन फिर बहुत डिले हो जाती है, फिर दोबारा प्रेगनेंसी बड़ा डिलेड होती है। तो इट इज अ फिजियोलॉजिकल नेचुरल लैक्टेशनल एमिनोरिया। एमिनोरिया बोलते हैं कि जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आ रहे हो। तो यही वजह होती है, जब तक आप लैक्टेशन, अगर आप लैक्टेशन ज्यादा करेंगे, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा अरसे तक करेंगे, तो ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा होती रहेगी, प्रोलैक्टिन ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा। प्रोलैक्टिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ज्यादा अरसे तक इनिबिट करता रहेगा। जब ये इनिबिट रहेगा तो एलएच एफएसएच कम होंगे। एलएच एफएसएच कम होंगे तो ओव्यूलेशन कम होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट आएंगे। तो एमिनीरिया बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एफएसएच नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा तो ओव्यूलेशन लेट होगी, प्रेगनेंसी बड़ा डिले करके आएगी। तो ये नेचुरल कंट्रासेप्शन है, बड़ा डिलेड। आपको ओरल कंट्रासेप्टिव नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, आफ्टर बर्थ, अगर आप लैक्टेशन ज्यादा करेंगे तो। फिर दूसरा बच्चा बड़ा लेट पैदा होता है। और एमेनूरिया, मैसेज भी बड़ा लेट, मैसेज साइकिल भी बड़ा लेट फिर स्टार्ट होता है। ठीक है, सेवरल मंथ तक होता है अगर आप लैक्टेशन कराते रहे बच्चे को, दूध देते रहे। प्रोलैक्टिन इज द प्राइमरी हार्मोन responsible for lactogenesis, milk production in the mammary gland. Okay, during pregnancy, elevated level of, अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन भी हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी हाई होता है, प्रोलैक्टिन भी हाई होता है। ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन भी हाई है, प्रोजेस्टेरॉन भी हाई है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और प्रोलैक्टिन भी हाई है, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन भी ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन भी ज्यादा है, एस्ट्रोजन भी ज्यादा है, तीनों ज्यादा है। लेकिन फिर भी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल हाई होता है। और ये, देखिए, होता यह है कि ये आपके मेमोरी ग्लैंड्स हैं, आपके मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर प्रोलैक्टिन एक्ट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन करवाता होता है। अब एस्ट्रोजन का हाई लेवल प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है? ये इधर आता है, प्रोलैक्टिन को एक्ट नहीं करने देता मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, और मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन आपके मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ हो जाती है, ये डेवलप कर जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या होती है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, तीनों, ये तीनों आते हैं और डेवलपमेंट करवाते हैं आपके मेमोरी ग्लैंड्स की। डेवलपमेंट तो हो गई, लेकिन प्रोलैक्टिन फिर चाहता है मैं मिल्क की प्रोडक्शन करवाऊं। एस्ट्रोजन कहते हैं नहीं, तो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करवा सकते, इसको इसके रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करने देता एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन को। फिर जब जब डिलीवरी हो जाती है, पोस्टपार्टम, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिर आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहां से प्रोड्यूस होते हैं? प्लेसेंटा के जरिए। जब प्लेसेंटा रिमूव होता है तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब इनकी प्रोडक्शन कम होती है तो फिर अब ये जो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स हैं, ये अब इनको इनहिबिट कोई नहीं करता। अब प्रोलैक्टिन आता है, इन रिसेप्टर से एक्ट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। उधर से ऑक्सीटोसिन आता है, जब इधर से सकलिंग होती है तो मिल्क की इजैकुलेशन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी से पहले आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उनकी डेवलपमेंट तो हो जाती है। ठीक है, लेकिन वहां पर मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि एस्ट्रोजन उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा उसने दोबारा डायग्राम पढ़ाई है कि ये बेसोफिल जो सेल है, बेसोफिलिक, उनमें एसीटीएच, एलएच, एफएसएच और टीएसएच है। बी फ्लैट, एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच। और पिग ऑन एसिड एसिडोफिल से प्रोलैक्टिन, ये आपका प्रोलैक्टिन, और जी से ग्रोथ हार्मोन, ये रिलीज हो रहा है। तो पूरा उसने मैकेनिज्म यहाँ दोबारा रिवाइज किया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। जिसने ये डायग्राम याद रख ली वो भी चीता है कि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करवाता है कार्टिकोट्रॉफ्स को, और रिलीज करवाता है एसीटीएच। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है गोनाडोट्रॉफ्स को, और रिलीज करवाता है एलएच, एफएसएच। और थायराइड थेरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है थेरोट्रोपिक सेल्स को, रिलीज करवाता है टीएसएच। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है सोमेटोट्रोपिक सेल्स को, रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन। डोपामाइन इनहिबिट करता है इलेक्ट्रोट्रोपिक सेल्स को, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन को। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? कि जब मैंने ये आपको पढ़ा दिया है कि प्रोलैक्टिन का हाई लेवल क्या करता है? इनहिबिट करता है आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। जब वो उसको इनहिबिट करता है तो एफएसएच, एलएच नहीं आते, ओव्यूलेशन कम होती है, मैसेज बड़ा लेट आते हैं। यही वजह होती है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते रहते हैं
तो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है ब्रेस्ट फीडिंग में, तो फिर आपका ये इनहिबिट रहता है, ये ज्यादा नहीं होता, ये भी ज्यादा नहीं होता, फिर आपको एमेनोरिया होता है कि मेंसेस बड़े कम आते हैं और प्रेगनेंसी दोबारा नहीं होती। दूसरा कौन सा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि डोपामाइन प्रोलैक्टिन को भी इनहिबिट करता है एंड डोपामाइन आल्सो इनहिबिट्स टीएसएच। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा सोमैटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोस्टेटिन। ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है और ये टीएसएच के रिलीज को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने आपको सेकेंडरी ट्रिगर्स पढ़ाए थे कि फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस स्टिमुलेट करता है सीआरएच को हाइपोथैलेमस से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एसीटीएच ज्यादा रिलीज करवाता है। कोल्ड टेम्परेचर और प्रेगनेंसी स्टिमुलेट करता है टीआरएच के रिलीज को, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टी3 टी4 ज्यादा रिलीज करवाता है, सॉरी टीएसएच ज्यादा रिलीज करवाता है, जो थायराइड ग्लैंड से टी3 टी4 ज्यादा रिलीज करवाता है। हाई एस्ट्रोजन लेवल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स और ब्रेस्ट फीडिंग, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्या करवाते हैं, दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन which further inhibit the GnRH, ये मैं आपको पढ़ा दिया। Hypoglycemia, increased amino acids in the blood and low fatty acids in the blood, increase the release of growth hormone releasing hormone, तो growth hormone ज्यादा आता है, और exercise increases the rate at which growth hormone produce, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा। और स्लीप के वक्त भी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हाँ जी डॉक्टर्स, यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताएं मुझे, एनी क्वेश्चन डॉक्टर्स बताएं। हाँ जी, मैंने बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया है, 1 घंटे तकरीबन, कोई 15 मिनट का लेक्चर हो गया हमारा। तो ये मैंने आपको पूरा पेज पढ़ा दिया है तकरीबन। कौन सा पेज पढ़ाया है जी, अ, ये वाला पूरा, देखिए इसमें। खैर मैं इसकी रीडिंग आपको बाद में कराऊंगा। मैं आपको आगे ऑक्सीटोसिन वगैरह पढ़ाऊंगा, ये ग्रोथ हार्मोन पढ़ाऊंगा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन पढ़ाऊंगा, प्रोलैक्टिन, और देन ऑक्सीटोसिन, ये 4 हार्मोन है। ये पढ़ाने के बाद मैं पूरी फर्स्ट एड से इकट्ठी रीडिंग करा दूंगा, एक लेक्चर और करूंगा, सारे की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं थक गया हूं, मैंने 2 लेक्चर इकट्ठे कंबाइन कर दिए हैं, तो फिर आज ये एक ही लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, कल फिर हम बाकी लेक्चर करेंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो कल बाकी लेक्चर करेंगे और मैं बाकी इनको दोबारा छेड़ूंगा, इनकी दोबारा रिवीजन होगी, आपको मजीद ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्लास डिसमिस।